हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये जो सेशन है बहुत ही स्पेशल सेशन होने वाला है, क्योंकि आज जो है हम कोई नया टॉपिक पढ़ने नहीं वाले, बल्कि जो पिछले टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसीलिए आज का ये जो सेशन है बहुत ही अलग भी है थोड़ा सा, और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज को सॉल्व भी लगातार करना है, उसकी प्रैक्टिस भी करना है पढ़ने के साथ साथ, क्योंकि आपको एग्जाम में एमसीक्यूज ही सॉल्व करना रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एग्जाम में आपको काफी हेल्प करते हैं और उसी पैटर्न पे मैंने डिजाइन किए जैसे कि एग्जाम में आते हैं। तो क्योंकि हमने अभी तक जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उनमें कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, आज का ये जो सेशन है जिसमें मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा, इसमें हम नाउन और प्रोनाउन ये दो टॉपिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने डिजाइन किए हैं वो या तो नाउन के हैं या प्रोनाउन के हैं, मतलब दोनों के हैं, नाउन के और प्रोनाउन के। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। कुछ एमसीक्यूज हैं जिनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू या पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नाउन? इनमें से कौन सी एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है? चार ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। पहला ए जो है एफिल टावर, बी डॉग, सी लंदन और बी टॉम। चार एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है। एफिल टावर, डॉग, लंदन या टॉम। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो कॉमन नाउन होती है वो नाउन्स का कॉमन नाम होता है। तो इनमें से सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। आंसर विल बी बी। मैंने आपको बताया है, जब क्लासेस में भी बताया हुआ है कि कॉमन नाउन का मतलब ही होता है कि जो कॉमन नाम होता है। और कॉमन नाम का मतलब क्या होता है कि जो हर नाउन के लिए यूज में आ सके। जो यूनिक चीजें होती है वो प्रॉपर नाउन होती है। जैसे एफिल टावर जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक चीज को बता रहा है। एफिल टावर दुनिया में एक ही है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो एफिल टावर दुनिया में क्योंकि एक ही है, इसलिए एफिल टावर जो है एक स्पेसिफिक यूनिक चीज की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। उसके बाद लंदन, लंदन भी जो है वो स्पेसिफिक यूनिक शहर है। लंदन दुनिया में एक ही है, एक ही सिटी है जिसको हम लंदन बोलते हैं, तो लंदन भी क्या है, प्रॉपर नाउन है। टॉम जो है, टॉम किसी व्यक्ति का नाम होता है। टॉम, हैरी, जॉन, ये सब जो है आ, लोगों के नाम होते हैं। तो ये टॉम जो है ये किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, तो वो भी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, प्रॉपर आइडेंटिटी है किसी व्यक्ति की। हर किसी को आप टॉम नहीं बोल सकते। तो ये तीनों ही प्रॉपर नाउन्स है। जबकि डॉग जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि हर डॉग को डॉग तो बोलेंगे ही, तो वो एक कॉमन आइडेंटिटी है जो हर डॉग के लिए इस्तेमाल में आ सकती है। तो इसीलिए आपका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। तो आंसर विल बी बी। डॉग जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये एक कॉमन आइडेंटिटी है जो किसी भी डॉग के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द सेंटेंस मारिया वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज। यहां पर एक सेंटेंस दिया गया है, इस सेंटेंस में आपको प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कौन सी है। मारिया वेंट टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरीज। मारिया जो है वो बाजार में गई ग्रोसरी खरीदने के लिए, इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? तो इसमें जो प्रॉपर नाउन है वो है मारिया। सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा, दैट इज मारिया। प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, एनिमल का, कुछ भी हो सकता है, उसका स्पेसिफिक नेम हो, उसका यूनिक नेम हो। यूनिक का मतलब होता है कि जिस नाम से उसको जाना जाए, प्रॉपरली जाना जाए, स्पेसिफिकली जाना जाए, यूनिकली जाना जाए। तो जो हमारे प्रॉपर नाउन नाम होते हैं वो प्रॉपर नाउन्स होती है। जैसे किसी का नाम राम है, श्याम है, अमित है, सुमित है, सीता है, गीता है, रमा है, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाते हैं, क्योंकि ये उसी का नाम है। मतलब वैसे उस नाम के और लोग दुनिया में होते हैं, पर जब हम बात कर रहे होते हैं तो किसी खास व्यक्ति के विशेष में बात, किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में बात कर रहे होते हैं। तो मारिया जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है।
अब मार्केट जो है वो कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया के हर मार्केट को मार्केट तो बोलेंगे ही। मार्केट एक ऐसा कॉमन नाउन है, कॉमन आइडेंटिटी है, जो किसी भी मार्केट के लिए आप इस्तेमाल में लाते हो। कोई भी मार्केट हो उसको मार्केट तो बोलेंगे ही ना, ऐसा है, तो वो कॉमन चीज हो गई। लेकिन मारिया जो है किसी स्पेसिफिक लड़की को कहा जा रहा है, इसलिए मारिया जो है आपकी प्रॉपर नाउन है। तो सही आंसर आ जाएगा ए फॉर आगरा, दैट इज मारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेंटेंस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। यहां पर 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है या कलेक्टिव नाउन आई है। कौन से सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है या कलेक्टिव नाउन आई है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला सेंटेंस है द टीम वन द मैच। द टीम वन द मैच यानी कि टीम ने मैच जीता। दूसरा है द डॉग बार्क्ड लाउडली। डॉग जो है वो बहुत जोर से भौंका, बार्क यानी भौंकना। तीसरा है सी है शी इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है। और चौथा डी है ही इज प्लेइंग द गिटार, वो गिटार प्ले कर रहा है, वो गिटार प्ले कर रहा है। इन चारों में से आपको बताना है कि कलेक्टिव नाउन काय में है। तो इसका भी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा ए। ए जो है वो दैट विल बी और करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें जो टीम आ रहा है, टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है। टीम शब्द जो है वो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जो कलेक्शन ऑफ नाउन्स को बताए, जो ग्रुप का नाम हो, कलेक्शन का नाम हो, जो कलेक्शन ऑफ नाउन को बताए। नाउन में कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती है, स्थान हो सकता है, इवन जानवर हो सकते हैं। लेकिन हम जब उन नाउन को उस नाउन के नाम से ना पुकार करके उसके ग्रुप के नाम से पुकारते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाती है। ठीक है, जैसे प्लेयर अगर मैं बोल रहा हूं तो ये तो नाउन हो गया, मतलब ये कॉमन नाउन हो गया प्लेयर। लेकिन अगर मैं टीम बोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, क्योंकि टीम जो है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। तो जब भी हम किसी नाउन के ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रुप को पुकारते हैं ग्रुप नेम से, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे जैसे जजेस, जजेस जो है वो कॉमन नाउन है, जज। लेकिन मैं ज्यूरी बोल दूं तो ये ज्यूरी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। ज्यूरी मतलब जजों का समूह, उसको ज्यूरी बोल देते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से मैंने बोला, इसी तरह से मैंने बोला की यानी चाबी। लेकिन अगर मैं बोल दूं बंच ऑफ कीज, बंच, तो बंच क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। तो जब भी हम किसी नाउन को नाउन के नाम से ना पुकार करके ग्रुप के नाम से पुकारते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब यहां पर चार सेंटेंस आप देख रहे हैं, इन चारों सेंटेंसेस में केवल एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी ग्रुप का नाम आया है। भाई द डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग जो है वो जोर से भौंका, तो डॉग तो जो है वो कॉमन नाउन है। डॉग बार्क्ड लाउडली, डॉग जो है वो तेजी से भौंका या जोर से भौंका, लाउड मतलब जोर से, तो डॉग यानी कि कुत्ता जोर से भौंका। तो यहां पर कुत्ता क्या हो गया, कुत्ता जो है वो तो कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि हर कुत्ते को कुत्ता तो बोलेंगे ही। बार्क जो है वो वर्ब है और लाउडली जो है वो एडवर्ब है। शी इज रीडिंग अ बुक, यहां पर तो शी जो है वो प्रोनाउन है, रीडिंग जो है वो वर्ब है और बुक जो है वो नाउन है, पर वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि बुक भी, हर बुक को तो बुक बोलेंगे, तो वो भी क्या है, कॉमन नाउन है। और ही इज प्लेइंग द गिटार, यहां पर गिटार नाउन है लेकिन ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि हर गिटार को तो गिटार बोलेंगे ही। केवल एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें कलेक्टिव नाउन आई है, वो है टीम। टीम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर। जब भी ग्रुप का नाम आता है, नाउन का नाम ना करके उस नाउन के ग्रुप का नाम आता है तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनल प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रोनाउन का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा एक पर्सनल प्रोनाउन है। कौन कौन से चार ऑप्शन है, ए दे, बी माई सेल्फ, सी ईच अदर और डी दिस। ठीक है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक पर्सनल प्रोनाउन है, दे, माई सेल्फ, ईच अदर और दिस। तो इसका भी सही आंसर ए ही आएगा। आंसर विल बी योर ए फॉर आगरा, दे। ये पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन 7 होती है, आई, माई, यू, ही, शी, इट और दे। ये सातों जो है ये पर्सनल प्रोनाउंस है।
आई, माई, यू, ही, शी, इट और दे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, माई फर्स्ट पर्सन, माई बोल रहा हूं यार, वी होगा, माई नहीं होगा, सॉरी। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस होती है। आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस होती है, और ये पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केसेस है। इसी को अगर आप ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो आई से मी बन जाता है, वी से अस बन जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम हो जाता है। एनीवे, तो वो सब अलग चीज है, लेकिन ये सात जो है ये क्या होती है, पर्सनल प्रोनाउन है। इनके सब्जेक्टिव केस है ये, और ऑब्जेक्टिव केस बदल जाते हैं थोड़े से, आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, ऐसे हो जाते हैं। बाकी जो तीन है पर्सनल प्रोनाउन नहीं है। माइसेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माइसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ईच अदर जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन उसको बोल सकते हैं हम लोग। और दिस जो है, ये दिस जो है ये बेसिकली आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो सही उत्तर आ जाएगा आपका, सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा। दे जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, तो आंसर विल बी ए। और सातों पर्सनल प्रोनाउन जो है वो आपको याद रखना है, मैं यहां लिख भी देता हूं, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस। यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, आपको इसमें से पॉजेसिव प्रोनाउन को पहचानना है। ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। तो ये जो सेंटेंस है दिस बुक इज माइन, इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, दिस बुक, माइन और इज। यहां पर आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस क्या है, दिस बुक इज माइन। आपको बताना है कि इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा है, दिस है, बुक है, माइन है या इज है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी, माइन। आंसर विल बी सी। सी यानी कि माइन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है, या पॉजेसिव प्रोनाउन भी इसको बोलते हैं अलग से। तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन कौन कौन सी होती है, तो माय, माइन दोनों मिलती जुलती है। फिर आवर और आर्स, उसके बाद हिज, तो हिज ही रहता है। उसके बाद हर और हर्स, उसके बाद यूर और योर्स और इट्स, ये सभी क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है। माय, माइन, आवर, आर्स, हिज, हर, हर्स, यू, योर, योर्स और इट्स, ये सभी जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो पोजेशन बताती है। पोजेशन मतलब ओनरशिप बताती है, या रिलेशन भी बता सकती है। जैसे दैट इज माई कार, या दैट कार इज माइन, वो कार मेरी है। दैट बुक इज माइन, वो किताब मेरी है ना। दैट हाउस इज माइन, वो घर मेरा है। दैट बुक इज हिज, वो उसकी किताब है। दैट दैट बैग इज हर्स, वो उसका बैग है। तो जो ओनरशिप बताती है, या जो रिलेशन बताती है, या ओनरशिप होल्डिंग बताती है, अधिकार बताती है, पोजेशन बताती है, उसको पॉजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो इस सेंटेंस में, सेंटेंस क्या है, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। तो यहां पर ये जो माइन है ये पोजेशन बता रहा है कि ये जो बुक है ये किसकी ओनरशिप में है, किसके पोजेशन में है, इस बंदे की। तो माइन क्या हो जाएगा आपका, पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहां पे मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन की लिस्ट भी दे दी है। बाकी दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर हम दिस की बात करें इसी सेंटेंस में अगर हम इसी सेंटेंस में, इन दिस वेरी सेंटेंस, सेम सेंटेंस में अगर हम दिस की बात करें तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो बता रहा है कि ये वाली किताब, उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। जो भी पॉइंट आउट करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो जो दिस है इसी सेम सेंटेंस में, दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बाकी बुक जो है वो तो कॉमन नाउन है, और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो दिस जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बुक कॉमन नाउन है, और माइंड जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि वो पॉइंट आउट कर रहा है किताब की तरफ। अगला,
चूज दी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन दी सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है। शी डिड इट बाय हरसेल्फ, शी डिड इट बाय हरसेल्फ, उसने ये काम खुद किया या खुद से किया, जो भी है। शी डिड इट बाय हरसेल्फ, क्या इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है? शी, इट, बाय और हरसेल्फ। तो आंसर विल बी योर डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। हरसेल्फ जो है इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, आवर सेल्फ नहीं होता, आवर सेल्फ होता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो सेल्फ, प्लूरल है तो सेल्फ। उसके बाद हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ और इट सेल्फ। ये सभी जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देमसेल्फ और इट सेल्फ। ये सभी जो है क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? डी फॉर दिल्ली, हर सेल्फ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इनमें से कौन सा एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? ए चेयर, बी हैप्पीनेस, सी टेबल या डी वाटर? इसका सही आंसर आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस जो है वो क्या है? हमारा रिफ्लेक्स, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो गया? हैप्पीनेस। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है जो टेंजिबल नहीं है, जिसको हम 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से अनुभव नहीं कर सकते। मतलब देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ये जो 5 हमारी सेंसेस है, इससे हम उसको फील नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट चीज नहीं है वो, ठीक है ना? तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। अब यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? हैप्पीनेस, खुशी। हैप्पीनेस को आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, केवल महसूस करने की चीज है, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये। बाकी जो है चेयर जो है वो कॉन्क्रीट है, उसको आप देख छू सकते हो। टेबल भी देख छू सकते हैं, वाटर भी देख छू सकते हैं। चेयर जो है वो कॉमन नाउन है। टेबल जो है वो भी कॉमन नाउन है, क्योंकि हर चीज को, हर टेबल को टेबल तो बोलते ही है। जबकि वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है। चेयर जो है वो कॉमन नाउन है, टेबल भी कॉमन नाउन है, और वाटर जो है वो मटेरियल नाउन है। जबकि हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, दैट इज हैप्पीनेस। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ कैक्टाई? कैक्टाई का सिंगुलर फॉर्म क्या है? कैक्टसेस, कैक्टस, कैक्टाई और कैक्टसेस, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। कैक्टाई का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है कैक्टस। आंसर आ जाएगा बी। कैक्टाई प्लूरल है और इसका सिंगुलर कैक्टस होता है। कैक्टाई और कैक्टस मतलब वही जो नागफनी का पौधा होता है ना, वही। उसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो कैक्टाई होता है और ये कैक्टस होता है। प्लूरल फॉर्म जो है वो कैक्टाई है। अगर एक ही नागफनी का पौधा है तो उसको कैक्टाई बोलेंगे, और बहुत सारे हैं तो कैक्टस बोलेंगे। कांटे के लिए या नागफनी के लिए आप देखते हैं उसका यूज होता है। तो सिंगुलर फॉर्म जो है वो कैक्टस है और प्लूरल फॉर्म जो है वो कैक्टाई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे फंगस और फंगाई होता है ना, वैसे ही सिंगुलर होता है ये सिंगुलर होता है आपका फंगस, और प्लूरल होता है फंगाई, या फंगी भी बोल देते हैं लोग इसको। तो जैसे फंगस और फंगाई होता है, वैसे ही कैक्टस और कैक्टाई होता है। ठीक है, फंगस या कैक्टस ये दोनों ही क्या है? सिंगुलर फॉर्म्स है, जबकि फंगाई और कैक्टाई क्या है? प्लूरल फॉर्म्स है। तो कैक्टाई का सिंगुलर फॉर्म कैक्टस होगा, ऐसे ही फंगाई का सिंगुलर फॉर्म फंगस होगा, और जबकि कैक्टाई और फंगाई जो है वो प्लूरल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड नाउन? इनमें से कौन सी एक कंपाउंड नाउन है? ए बास्केटबॉल, बी चेयर, सी स्कूल और डी सिटी।
इन चारों में से कंपाउंड नाउन क्या है? तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा। कंपाउंड नाउन ऐसी नाउन होती है जो दो नाउन के मिलने से बनती है। यहां पर आप देखेंगे कि बास्केटबॉल, तो बास्केट एक नाउन है और बॉल दूसरी नाउन है, और इन दोनों के मिलने से एक शब्द बना है जो कि क्या कहलाएगा? कंपाउंड नाउन कहलाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा ए। बास्केट एक नाउन है, बास्केट मतलब वो डलिया जो टंगी रहती है जिसमें बॉल डालनी रहती है, उसको बास्केट बोलेंगे, और बॉल मतलब बॉल। ये दो अलग अलग नाउन है। बास्केट भी एक नाउन है, बास्केट मतलब वही जो नेट की वो जो डलिया लगी रहती है जिसमें आपको बॉल डालनी होती है, वो बास्केट है, और बॉल जो है वो बॉल है। इन दोनों को मिलाने से क्या शब्द बन जाएगा? बास्केटबॉल। ये कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन दो नाउन से मिलकर बनती है। बाकी चेयर, स्कूल या सिटी जो है वो कंपाउंड नाउन नहीं है, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनडेफिनिट प्रोनाउन? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है? ए दे, बी एवरीथिंग, सी शी और डी हु। इन चारों में से कौन सा ऐसा प्रोनाउन है जो इनडेफिनिट प्रोनाउन का एग्जाम्पल है? सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। क्या आंसर आ जाएगा? बी। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होती है जो किसी अनिश्चित या क्या बोलना चाहिए, अनस्पेसिफिक या नॉन स्पेसिफिक चीज की तरफ इशारा करती है। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होती है जो किसी इनडेफिनिट नाउन की तरफ, जो किसी इनडेफिनिट नाउन की तरफ या फिर अनस्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करती है या उसके बारे में बताती है, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब यहां पर अगर आप एवरीथिंग की बात करेंगे तो एवरीथिंग जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि एवरीथिंग में सभी चीजें शामिल हो जाती हैं, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी प्रोनाउन है जो किसी इनडेफिनिट या अनस्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा करती है, उसके बारे में बताती है या उसकी जगह पर आती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे यहां पर एवरीथिंग में सभी चीजें शामिल हो गई, हम उसमें उसको स्पेसिफिक अलग अलग नहीं बता रहे हैं, वो कैसी हो गई? अनस्पेसिफिक हो गई। तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस आई वॉन्ट बैग ओवर देयर। चूज द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस आई वॉन्ट बैग ओवर देयर। एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी है। आई वॉन्ट बैग ओवर देयर, आई वॉन्ट बैग ओवर देयर, आपको बताना है कि इसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सी है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, दीज, नहीं आपको इसमें यूज करना है, वही मैं सोचूं कि ऐसा कैसा आंसर है, कैसा क्वेश्चन है। यहां पर आपको यूज करना है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सॉरी वही मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन बड़ा अजीब टाइप लग रहा है। यहां पर ये जो फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यहां पर आपको एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करना है। तो वहां पर कौन सी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगी इन चारों में से? दीज, दिस, दैट या दोज? हाँ वही मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन बड़ा अजीब लग रहा है। यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में जो खाली जगह है वहां पर आपको इन चारों में से एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करनी है। चारों ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बताना है कि कौन सी वहां पर आएगी। मैं लिख देता हूं अलग से, आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक बैग ओवर देयर। आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक बैग ओवर देयर, क्या आएगा यहाँ पे? दीज, दिस, दैट या दोज? तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, दैट। आई वॉन्ट दैट बैग ओवर देयर। ठीक है ना? देखो भाई, बैग सिंगुलर नाउन है। अब अगर सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर चीज है तो इसके लिए प्लूरल शब्द, तो प्लूरल प्रोनाउन तो आ ही नहीं सकता। तो दीज भी नहीं आ सकता और दोज भी नहीं आ सकता, क्योंकि दीज और दोज दोनों ही प्लूरल प्रोनाउन है। दीज पास वाली वस्तुओं के लिए या पास वाली चीजों के लिए होता है, दोज दूर वाली चीजों के लिए, लेकिन है दोनों ही प्लूरल। दीज भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल में आएगा और दोज भी प्लूरल के लिए इस्तेमाल में आएगा, है दोनों ही प्लूरल। बस ये है कि दिस जो है वो पास वाली चीजों के लिए रहता है और दोज जो है वो दूर वाली चीजों के लिए रहता है, नियर एंड फार। अब बचा दिस एंड दैट। तो दिस एंड दैट जो है उसमें से भी दिस जो है वो दोनों है सिंगुलर, दोनों ही सिंगुलर है।
दिस भी सिंगुलर के लिए आता है और दैट भी सिंगुलर के लिए आता है, लेकिन दिस जो है वो पास वाली चीज के लिए आता है और दैट जो है वो दूर वाली चीज के लिए आता है। अब क्योंकि दैट सिंगुलर है इसलिए इसकी जगह दिस या दैट में से कोई भी आ सकता है, लेकिन दैट जो है वो दूर की वस्तु बताई जा रही है, ओवर देयर, तो इसलिए दूर की वस्तु बताई जा रही है, इसलिए क्या आएगा, दैट आ जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। क्योंकि बैग सिंगुलर है इसलिए दिस या दैट में से कोई कुछ आना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये जो बैग है ये दूर की वस्तु है, ओवर देयर बताया जाएगा ना, आई वॉन्ट फिल इन द ब्लैंक बैग ओवर देयर, तो क्योंकि ये दूर की चीज है इसलिए यहां पर क्या आएगा, दैट आ जाएगा। तो सही आंसर आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू शुड बिलीव इन फिल इन द ब्लैंक। यहां पर आपको ये चारों में से एक सही प्रोनाउन जो है वो यूज करना है फिल इन द ब्लैंक में। क्या है फिल इन द ब्लैंक, यू शुड बिलीव इन क्या, यू शुड बिलीव इन क्या, आई, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ। हाँ बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेंटेंस क्या है, यू शुड बिलीव इन फिल इन द ब्लैंक। अब ये जो फिल इन द ब्लैंक है यहां क्या लिखेंगे, आई, यू, योर सेल्फ और योर सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, तो सही आंसर आ जाएगा सी, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ। यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, सही आंसर आपका आ जाएगा सी फॉर कैलकाटा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है जहां पर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए, सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाए वहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज होता है, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाए। अब यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, आपको अपने आप में भरोसा रखना चाहिए, तो आप ही सब्जेक्ट हो, भरोसा भी आप ही रख रहे हो और खुद में ही रख रहे हो, आप ही सब्जेक्ट भी हो आप ही ऑब्जेक्ट भी हो, तो कौन सा इस्तेमाल होगा, योर सेल्फ इस्तेमाल होगा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए तो सब्जेक्टिव केस तो सेम रहता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की जगह हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक हो जाए वहां पर ऑब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं होता, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट तो सेम रहता है। तो यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि यहां पर आप ही सब्जेक्ट हो और आप ही ऑब्जेक्ट हो, आप ही भरोसा करोगे और खुद में ही भरोसा करोगे, तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह आप ऑब्जेक्टिव केस ना इस्तेमाल करके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, तो सही आंसर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंसर विल बी सी, इधर आंसर विल बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन चाइल्ड। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, ए चाइल्ड्स, बी चिल्ड्रन, सी चाइल्ड्स या डी चिल्ड्रन। सही आंसर आ जाएगा बी चिल्ड्रन, ये तो आप जानते हुए आसान सा क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, दैट इज चिल्ड्रन। चाइल्ड का जो प्लूरल होता है वो चिल्ड्रन होता है, एक बच्चा हो तो चाइल्ड और कई बच्चे हो तो चिल्ड्रन, तो चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रन, तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, दैट इज चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ कलेक्टिव नाउन। यहां पर चार ऑप्शंस दिए हैं, आपको ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन से सेंटेंस में, मतलब चार सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन से सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल हुआ है। ए, द बुक्स ऑन द शेल्फ आर डस्टी, बी, द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, सी, द कैट चेज्ड द माउस अक्रॉस द यार्ड, और डी, द ट्री ग्रू टॉलर ओवर टाइम। चार ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में या किस सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस ही है, चारों के चारों सेंटेंस हैं, आपको बताना है किस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन यूज हुई है। द बुक्स ऑन द शेल्फ आर डस्टी, द ज्यूरी हैज रीच्ड अ वर्डिक्ट, द कैट चेज्ड द माउस अक्रॉस द यार्ड, और द ट्री ग्रू टॉलर ओवर टाइम। तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, आंसर विल बी बी। क्यों बी आएगा आपका आंसर, क्योंकि ज्यूरी जो है वो कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस, जजेस के ग्रुप को ज्यूरी बोलते हैं, ज्यूरी इज इक्वल्स टू ग्रुप ऑफ जजेस। जजेस का जो ग्रुप होता है
उसको क्या बोला जाता है, ज्यूरी कहा जाता है। तो सही आंसर आ जाएगा बी। बाकी आप देखिए कहीं पर भी कलेक्टिव नाउन नहीं है, किसी ग्रुप का जिक्र नहीं आ रहा है। जैसे बुक्स जो है वो कॉमन नाउन है, उसका प्लूरल फॉर्म है, तो कॉमन नाउन ही, भले उसका प्लूरल फॉर्म है। शेल्फ जो है वो भी कॉमन नाउन है, एक अलमारी है, ठीक है। उसके बाद कैट जो है वो भी कॉमन नाउन है, माउस भी कॉमन नाउन है, ट्री भी कॉमन नाउन है। यहां पर सिर्फ जूरी ऐसी है जो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये ग्रुप की बात कर रही है, ठीक है। तो सही आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है ये आइडेंटिफाई करना है। क्या है सेंटेंस, हर काइंडनेस वॉज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन इन द रूम। उसकी जो काइंडनेस थी उसको वहां मौजूद हर व्यक्ति ने अप्रिशिएट किया, उसकी सराहना की, प्रशंसा की। क्या ये जो सेंटेंस है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ए काइंडनेस, बी रूम, सी एवरीवन और डी अप्रिशिएटेड। तो सही आंसर आ जाएगा आपका ए फॉर आगरा, काइंडनेस। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, दयालुपन या करुणा, कुछ भी बोल लो, दयालुता, करुणा, दया। अब ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये एक फीलिंग या इमोशन है। इसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, 5 सेंसेस से इसका अनुभव नहीं होता है। ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका काइंडनेस। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंक्रीट नाउन इन द सेंटेंस। अब ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें आपको कंक्रीट नाउन को आइडेंटिफाई करना है। द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी फिल्ड द एयर। द अरोमा ऑफ फ्रेश कॉफी फिल्ड द एयर। इस सेंटेंस में बताइए कॉन्क्रीट नाउन कौन सी है, ए अरोमा, बी कॉफी, सी एयर और डी फिल्ड। इसमें कॉन्क्रीट नाउन कौन सी है, द अरोमा ऑफ द फ्रेश कॉफी फिल्ड द एयर। सही आ जाएगा बी है, बी जो है वो कंक्रीट नाउन है ना, आंसर विल बी बी। कंक्रीट मतलब जिसको आप देख छू सको, कम से कम छू सको, देख सको, वो कंक्रीट मटेरियल जिसमें रहता है वो कंक्रीट नाउन होती है। एरोमा तो खुशबू को बोलते हैं, सुगंध को। तो एरोमा तो कंक्रीट चीज है नहीं, खुशबू को, सुगंध को तो आप देख नहीं सकते। कोई खुशबू नाम की लड़की हो बात अलग है, लेकिन वैसे जो खुशबू होती है, फ्रेग्रेंस या एरोमा, इसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो। ये तो एकदम कंक्रीट चीज नहीं है भाई। खुशबू या सुगंध जो है वो तो एब्स्ट्रैक्ट चीज है, कंक्रीट चीज तो है नहीं। उसके बाद एयर, एयर भी कंक्रीट चीज नहीं है, हवा, ठीक है। फील्ड, फील्ड तो नाउन, फील्ड जो है वो तो नाउन ही नहीं है, फील्ड जो है वो तो वर्ब है, तो बाहर ही हो गया। फील्ड कोई नाउन नहीं होती, फील्ड तो वर्ब है, तो ये तो वैसे भी बाहर है, ये तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि नाउन ही नहीं है, वर्ब है, ठीक है। अरोमा और एयर दोनों कॉन्क्रीट चीजें नहीं है, इसीलिए सही आंसर आ जाएगा कॉफी। कॉफी कॉन्क्रीट चीज है, इसको आप छू सकते हो। आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके लिए आपको अप्रोप्रिएट प्रोनाउन चूज करना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, आपको बताना है कि ये जो खाली जगह है, फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे क्या प्रोनाउन आएगा। क्या है सेंटेंस, द कमिटी हैज मेड फिल इन द ब्लैंक डिसीजन। ए इट्स, बी देयर, सी हिज और डी हर। The committee has made its decision, their decision, his decision or her decision. So the correct answer will be A, its decision. इसका सही आंसर आ जाएगा A. The committee has made its decision. क्यों आएगा its decision? क्योंकि कमिटी जो है ये एक कलेक्टिव नाउन है। कमिटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। कमिटी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्यों है, क्योंकि कमेटी जो है वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती है, उसमें कुछ लोग होते हैं हमेशा, तो ये ग्रुप ऑफ मेंबर्स है। अब वो मेंबर किसी भी पर्पज से हो सकते हैं, कोई जांच कमेटी हो सकती है, मतलब कोई इंक्वायरी कमेटी हो सकती है, कोई एडवाइजरी कमेटी हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। उसका पर्पस कुछ भी हो सकता है, इंक्वायरी के लिए बनी हो, रिकमेंडेशंस देने के लिए बनी हो, पर वो होती ग्रुप ऑफ मेंबर्स है, उसमें कुछ ना कुछ लोग शामिल होते हैं। तो क्योंकि मेंबर्स के ग्रुप को कमेटी बोलते हैं, तो कमेटी क्या हो गई, कलेक्टिव नाउन हो गई।
अब कलेक्टिव नाउन जो होती है वो कायदे के मुताबिक सिंगुलर की तरह भी इस्तेमाल में आ सकती है, प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल में आ सकती है। अगर कलेक्टिव जो कलेक्टिव नाउन है ग्रुप, उस ग्रुप के सभी मेंबर एक ही काम एक साथ कर रहे हो, या कम से कम एक ही साथ कर रहे हो, उनमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो, कोई रप्चर नहीं हो, कोई डिवीजन नहीं हो, तो उसको सिंगुलर की तरह से माना जाता है। लेकिन अगर मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं तो फिर वो कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल मानी जाती है। अगर सारे ही मेंबर्स एक ही काम कर रहे हैं या एक बात पे सहमत है या एक जैसा काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई डिवीजन या फ्रैक्शन नहीं है, कोई बांटना नहीं, किसी तरह का कोई विभाजन नहीं है, कोई पृथकता नहीं है, तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर माना जाता है। और अगर मान लो कि ग्रुप के सारे मेंबर्स या कुछ मेंबर्स अलग हो जाते हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, विभाजन आ गया, तो फिर उसको प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं कलेक्टिव नाउन को। क्योंकि यहां पर ये जो कमेटी है इसके मेंबर्स में कोई विभाजन नहीं है, वो सभी जो है एक ही उस पे है। कमेटी ने अपना डिसीजन दे दिया, मतलब सभी मेंबर्स ने अपना डिसीजन दे दिया, तो सही क्या आ जाएगा? इट्स। यहाँ पे हम सिंगुलर मानेंगे कमेटी को, और अगर हम कमेटी को सिंगुलर मान रहे हैं तो क्या यूज करेंगे? इट्स। हिज और हर का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि हिज जो है वो लड़के के लिए यूज में आता है, मेल के लिए। हिज जो है वो मेल के लिए यूज में आता है, सिंगुलर मेल के लिए। तो हिज का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर मेल के लिए आता है। हर का भी सवाल नहीं है, क्योंकि ये सिंगुलर फीमेल के लिए आता है। तो सिंगुलर मेल के लिए हिज और सिंगुलर फीमेल के लिए हर। देयर भी नहीं आ सकता, क्योंकि देयर प्लूरल के लिए आता है, और हमारे यहाँ पर जो प्रोनाउन है वो ये, हमारे जो यहाँ पर नाउन है कलेक्टिव नाउन, वो क्या है? सिंगुलर है। हमारी जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर ये भी नहीं आ सकता, देयर भी नहीं आ सकता। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ए फॉर आगरा, दैट इज इट्स। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आपको सही प्रोनाउन चुनना है। द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक हार्ड वर्क। टीचर ने स्टूडेंट को फिल इन द ब्लैंक हार्ड वर्क के लिए प्रेस किया। प्रेस किया मतलब उसकी प्रशंसा की। क्या चार ऑप्शन है? ए देयर, बी दे आर, सी देम और डी दे। स्टूडेंट्स है ना, प्लूरल है, ठीक है, बताइए। ये भी आंसर इजी है, इसमें आ जाएगा ए देयर। आंसर विल बी योर ए फॉर आगरा, दैट इज देयर। टीचर ने स्टूडेंट्स को उनकी मेहनत के लिए मतलब प्रेस किया, उनकी तारीफ की। तो क्योंकि स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है, और हार्डवर्क किसने किया? स्टूडेंट्स ने किया, तो जो प्रोनाउन आएगा वो किसके लिए आएगा? स्टूडेंट्स के लिए आएगा, ना कि टीचर के लिए। क्योंकि स्टूडेंट प्लूरल है तो प्रोनाउन भी क्या आ जाएगा? प्लूरल आ जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव केस है ये, देयर पॉजेसिव केस है, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है ना, तो पॉजेसिव प्लूरल। तो टीचर ने स्टूडेंट्स की तारीफ की उनकी मेहनत के लिए, है ना। तो क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल है, और जो प्रोनाउन आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है? स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है, क्योंकि मेहनत किसने की? स्टूडेंट्स ने की। तो स्टूडेंट्स की मेहनत के लिए आ रहा है, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी क्या होगा? प्लूरल होगा, ठीक है। तो इनमें से प्लूरल प्रोनाउन क्या है? देयर है। और ये पॉजेसिव केस आएगा यहाँ पर, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। इनमें से कौन सी ऐसी कलेक्टिव नाउन है जो जानवरों के किसी समूह के बारे में बताती है, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में बताती है? ए फ्लॉक, बी ऑर्गेनाइजेशन, सी कमिटी और डी टीम। ये भी आसान है, इसका सही आंसर आ जाएगा ए फ्लॉक। आंसर क्या आ जाएगा? फ्लॉक। फ्लॉक जो है वो बर्ड्स के ग्रुप के बारे में, मतलब पक्षियों के ग्रुप के बारे में बताता है। ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, जो कि इंसान होते हैं, जानवर नहीं होते। मेंबर जो है वो क्या होंगे? इंसान होंगे, पर्सन्स होंगे, पीपल होंगे। कमेटी में भी मेंबर्स होते हैं, और कमेटी में भी इंसान ही होते हैं, जानवर तो हो नहीं सकते, उसमें भी इंसान ही होते हैं। टीम में प्लेयर्स होते हैं, और प्लेयर भी क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं, जानवर तो हो नहीं सकते। कमेटी और ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर होते हैं और वो इंसान ही होते हैं। टीम में प्लेयर होते हैं, वो भी इंसान ही होते हैं, तो ये हो नहीं सकते। फ्लॉक जो है वो ग्रुप ऑफ बर्ड्स के लिए इस्तेमाल में आता है, पक्षियों के समूह को फ्लॉक बोलते हैं। तो ये फ्लॉक जो है ये भी कलेक्टिव नाउन तो है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए है। चारों ही कलेक्टिव नाउन है,
ऑर्गेनाइजेशन भी कलेक्टिव नाउन है, कमिटी भी कलेक्टिव नाउन है और टीम भी कलेक्टिव नाउन है और फ्लॉक भी है। लेकिन फ्लॉक जो है वो पक्षियों के समूह को बोलते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो सही आंसर आ जाएगा फ्लॉक, क्योंकि हमको बताना है जानवरों के समूह वाला, और पक्षी जानवर होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ प्रॉपर नाउन। ये 4 सेंटेंस है, आपको बताना है इनमें से कौन से सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आई है। ए, I traveled to the beach last summer. B, I met a teacher who lives near the school. C, John played football with his friends yesterday. Or D, the park was very crowded on Saturday. चारों में से कौन से सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है? तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। इसमें जो जॉन शब्द है ये प्रॉपर नाउन है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी आप देखिए किसी में प्रॉपर नाउन नहीं है। आई जो है वो प्रोनाउन है, ट्रेवल्ड वर्ब है ना, टू द बीच लास्ट समर, तो ये बीच जो है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हर बीच को बीच तो बोलेंगे ही। और समर जो है ये भी कॉमन नाउन है, क्योंकि हर समर वेकेशन समर तो कहलाता ही है, हर समर सीजन। तो इसमें बीच और समर दोनों ही जो है वो कॉमन नाउन्स हैं। या समर को आप वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी मान सकते हैं, क्योंकि ये मौसम है तो ये फील नहीं होता है, तो इसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं। मतलब फील का मतलब है कि आप छू या देख नहीं सकते उसको, फील तो कर ही सकते हैं। तो कोई कंक्रीट चीज नहीं है वो, मौसम है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी उसको मान सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कम से कम प्रॉपर नाउन तो नहीं ही है। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कि टीचर है तो टीचर भी कॉमन नाउन है, स्कूल है तो स्कूल भी कॉमन नाउन है। पहले सेंटेंस में बीच भी कॉमन नाउन है, सेंटेंस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, आपका समर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर फोर्थ जो चौथे नंबर का डी सेंटेंस है, अगर आप डी में देखेंगे तो पार्क जो है वो कॉमन नाउन है ना। केवल सी सेंटेंस ऐसा है जिसमें जो जॉन शब्द है ये प्रॉपर नाउन है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन फंगस। फंगस जो है इसका करेक्ट नाउन फॉर्म क्या होगा? फंगसेस, फंगाई, फंगी और फंगस। इसका सही आ जाएगा फंगाई, है ना। फंगाई और फंगस ये दोनों ही नाउन है, सिंगुलर और प्लूरल। तो सही आंसर आ जाएगा आपका बी। फंगस और फंगाई दोनों ही नाउन है, या तो आप फंगस लिखो या फिर फंगाई लिखो। ये फंगस जो होता है ये सिंगुलर है, सिंगुलर जो अगर है तो उसको क्या बोलते हैं? फंगस। तो ये जो फंगस है ये सिंगुलर है दोनों ही नाउन, फंगस भी नाउन है, फंगाई भी नाउन है, पर फंगस जो है वो सिंगुलर नाउन है और फंगाई जो है वो प्लूरल नाउन है। एक हो तो फंगस और कई हो तो फंगाई। तो सही आंसर आ जाएगा बी। उसके अलावा ये तो कोई शब्द ही नहीं है, फंगसेस, फंगाई, फंगस, ये कोई शब्द होते ही नहीं है, ये तो लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फंगसेस कोई शब्द नहीं है, फंजेस कोई शब्द नहीं है, ये तो लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करते। फंगी सही शब्द या फंजाई सही शब्द है। सिंगुलर फॉर्म फंगस है और प्लूरल फंजाई या फंगाई, जो भी आप बोलो बोल लो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस के रूप में नाउन आई है? A, she gave him the book. B, the teacher scolded the student. C, the gift is for her. और D, he has a dog. इसमें कहां पर आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस दिख रहा है? आपको ये बताना है इनमें से कहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट केस के रूप में नाउन आई है। She gave him the book. The teacher scolded the student. The gift is for her. He has a dog. तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी, है ना। इसमें जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन आई है, ये जो हर है ये सही आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ मटेरियल नाउन। इसमें से कौन सा मटेरियल नाउन का एग्जांपल है? ए, गोल्ड, बी, हैप्पीनेस, सी, टीम और डी, स्कूल। तो सही आंसर आ जाएगा ए, गोल्ड। गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, हैप्पीनेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है,
और स्कूल जो है वो कॉमन नाउन है। ठीक है, हैप्पीनेस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टीम क्या है, कलेक्टिव नाउन, और स्कूल क्या है, कॉमन नाउन, और गोल्ड क्या है, तो ये है मटेरियल नाउन। तो सही आंसर जो है वो आ जाएगा आपका ए, मटेरियल नाउन। क्या होती है मटेरियल नाउन? तो मटेरियल नाउन का मतलब होता है ऐसी चीजें जिसको हम गिन नहीं सकते, या तो माप सकते हैं या तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते, तो ये काउंटेबल नहीं होती है। ये सॉलिड भी हो सकती है, मटेरियल होते हैं इसमें बेसिकली, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, और गैसियस भी हो सकती है। सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैसियस भी हो सकती है, पर शर्त यह है कि कैसा भी मटेरियल हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस हो, इसको गिना नहीं जा सकता है। इसको या तो आप मेजर करेंगे या फिर वेट करेंगे, या तो तोलेंगे या मापेंगे। ठीक है ना, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका गोल्ड, ये मटेरियल नाउन है। अगला क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज करेक्ट? 4 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। क्या क्या सेंटेंस है? पहला सेंटेंस है आई हैव मेनी मच बुक्स इन माई लाइब्रेरी। दूसरा सेंटेंस है देयर आर मच कार्स इन द पार्किंग लॉट। सी आई डोंट हैव इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। और डी शी हैज टू मेनी शुगर इन हर कॉफी। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? तो इसमें पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, ए बी सी डी, 4 सेंटेंस है, चारों की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ए की। आई हैव मैनी मच बुक्स इन माई लाइब्रेरी, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बुक्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, और इसीलिए उसके सामने जो क्वांटिफायर लगेगा वो भी काउंटेबल क्वांटिफायर लगना चाहिए, और मच जो है वो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। जब भी हम किसी काउंटेबल नाउन को लिखते हैं तो उस काउंटेबल नाउन के आगे जो क्वांटिफायर लगाएंगे वो भी काउंटेबल होना चाहिए, और जब भी हम कोई अनकाउंटेबल नाउन लिखते हैं तो उस अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो क्वांटिफायर यूज करते हैं वो भी अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, काउंटेबल नाउन के साथ काउंटेबल क्वांटिफायर और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनकाउंटेबल क्वांटिफायर लगता है। क्योंकि बुक जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके आगे मच नहीं लग सकता, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। तो ये गलत हो गया। दूसरा, देयर आर मच कार्स इन द पार्किंग लॉट, ये भी गलत हो गया, क्योंकि कार जो है वो काउंटेबल नाउन है, आप गिन सकते हो कार को, इसीलिए उसके आगे मच नहीं लग सकता, क्योंकि मच जो है वो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। थर्ड वाले को अभी छोड़ दो, पहले फोर्थ की बात करते हैं। शी हैज टू मेनी शुगर इन द कॉफी, ये भी गलत हो गया, क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके आगे मैनी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि मैनी काउंटेबल क्वांटिफायर है। शुगर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसके आगे मैनी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैनी अनकाउंटेबल नहीं बल्कि काउंटेबल क्वांटिफायर है। सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा। आई डोंट हैव इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। टाइम जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके आगे जो है इनफ जो है वो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर यूज हुआ है। तो सही आंसर आ जाएगा सी। नियम यह है कि काउंटेबल नाउन के सामने काउंटेबल क्वांटिफायर और अनकाउंटेबल नाउन के सामने अनकाउंटेबल क्वांटिफायर आता है। यहां पर बाकियों में मिसमैच है। वो काउंटेबल है पर मच अनकाउंटेबल है, कार काउंटेबल है पर मच अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है पर मैनी काउंटेबल है। सही केवल यह है कि टाइम भी अनकाउंटेबल है और इनफ भी अनकाउंटेबल है। अगला, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज नॉट अनकाउंटेबल? ये 4 शब्द दिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा वर्ड अनकाउंटेबल नहीं है। अनकाउंटेबल नहीं है बताना है। फर्नीचर, इक्विपमेंट, लगेज और वाटर। सही आंसर आ जाएगा बी, इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स गिने जा सकते हैं, इसका प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। बाकी फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि सभी फर्नीचर को फर्नीचर एक साथ सिंगुलर में बोलते हैं। लगेज भी सभी, कितना भी लगेज उसको एक साथ लगेज बोल देते हैं, उसमें गिना नहीं जाता है। और वाटर जो है वो भी गिना नहीं जाता, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, तो इसमें अनकाउंटेबल कौन नहीं है? तो इसमें इक्विपमेंट अनकाउंटेबल नहीं है, बाकी सब अनकाउंटेबल है। वाटर को आप गिन नहीं सकते। लगेज भी, कितना भी लगेज हो उसको सिंगुलर की तरह से हमेशा यूज करते हैं, उसको गिनते नहीं है।
और फर्नीचर भी, कितना भी फर्नीचर हो उसको फर्नीचर ही बोलेंगे सिंगुलर में, फर्नीचर्स नहीं बोलते। फर्नीचर्स कोई शब्द ही नहीं होता है, कितना भी फर्नीचर हो वो फर्नीचर ही कहलाएगा सिंगुलर में। ऐसे ही कितना भी लगेज हो वो लगेज ही कहलाएगा सिंगुलर में। लगेजेस कुछ नहीं होता, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता, और वाटर्स भी कुछ नहीं होता, मतलब इस मामले में तो वाटर भी अनकाउंटेबल है। इक्विपमेंट जो है वो अनकाउंटेबल नहीं है, वो काउंटेबल होता है। एक इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट, और कई है तो इक्विपमेंट्स बोल देते हैं, इक्विपमेंट और इक्विपमेंट्स। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। 4 सेंटेंस है, आपको बताना है कौन सा सही है। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइजेस, ही गेव मी मेनी एडवाइजेस, और ही गेव मी मच एडवाइस। इसमें सही आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा, ही गेव मी मेनी एडवाइसेस। उसने मुझे बहुत सारी सलाहें दी। या एडवाइस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो उसको भी अपन उस तरह से वो नहीं कर सकते, तो ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, ए सही आएगा आपका। इसमें आंसर जो है वो ए आएगा। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, उसने मुझे बहुत सारी एडवाइस दी, क्योंकि एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और अ लॉट ऑफ भी जो है वो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर है। तो सही आंसर आपका ए आ जाएगा। एडवाइसेस तो कुछ होता ही नहीं है, कितनी भी एडवाइस है उसको सिंगुलर ही मानते हैं, तो एडवाइसेस तो कुछ होता ही नहीं है, और ये एडवाइस के आगे मच भी नहीं लगेगा। ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, सही आ जाएगा ए। अगला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नाउन हेयर। हेयर के बारे में आपको सही स्टेटमेंट चूज करना है। पहला सेंटेंस बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हेयर इज काउंटेबल ओनली, दूसरा बोल रहा है हेयर इज अनकाउंटेबल ओनली, तीसरा बोल रहा है हेयर इज बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, और डी बोल रहा है हेयर इज नाइदर काउंटेबल नॉर अनकाउंटेबल। सही आंसर आ जाएगा सी, आंसर विल बी सी। बाल जो होता है हेयर वो काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डिपेंड करेगा, ठीक है ना, वो डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हो। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करेक्टली। ये 4 सेंटेंसेस दिए, आपको बताना है इनमें से किस सेंटेंस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सही इस्तेमाल हुआ है। ए, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। बी, these cars are expensive. C, I prefer that better. और D, both of them are mine. आपको बताना है इसमें से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का सही यूज कहां हुआ है। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, दीज कार्स आर एक्सपेंसिव, आई प्रेफर दैट बेटर, बोथ ऑफ देम आर माइन। इसमें आ जाएगा बी आपका आंसर है, दीज कार्स आर एक्सपेंसिव। तो आंसर विल बी बी फॉर बॉम्बे, क्योंकि बाकी जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में नहीं आ रहे। जैसे दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, अब यहां पर सॉल्यूशन के बारे में बता रहा है दिस, तो वो कोई उसकी जगह नहीं बता रहा है। आई प्रेफर दैट बेटर, ये भी नहीं है। बोथ ऑफ देम आर माइन, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। सही आंसर आ जाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे, दीज कार्स आर एक्सपेंसिव। क्योंकि ये जो दीज शब्द यहां आ रहा है, ये दीज जो है ये कार्स को पॉइंट आउट करते हुए आ रहा है। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए बताना या शो करते हुए बताना। किसी चीज की तरफ जब आप इशारा करते हो, उसको पॉइंट आउट करते हुए बताते हो, तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है, ये 4-5 होती है, 6 होती है बल्कि, दिस, दैट, दीज, दोज, दिस वन और दैट वन, ये 6 जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती है। दिस और दैट सिंगुलर, दिस पास वाला, दैट दूर वाला, दीज और दोज प्लूरल, दीज पास वाले, दोज दूर वाले, और दिस वन और दैट वन पास और दूर वाले, कईयों में से एक के लिए। कई में से एक के लिए अगर पास में तो दिस वन, और कई में से एक के लिए अगर दूर है तो दैट वन, ऐसा है। तो इसमें जो सही है वो आ जाएगा आपका बी, क्योंकि वो कार के बारे में बता रहा है, ये वाली कार है, उसको पॉइंट आउट करते हुए बता रहा है कि दीज कार्स आर एक्सपेंसिव। बाकी जो है, जैसे यहाँ ये जो दिस आया है, ये दिस ये सॉल्यूशन के को पॉइंट आउट नहीं कर रहा है कि ये वाला सॉल्यूशन ज्यादा, ऐसा नहीं। वो बता रहा है कि ये जो बता रहा है सॉल्यूशन वो ज्यादा सही है, वो उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो ये गलत हो जाएगा। आई प्रेफर दैट बेटर, ये भी नहीं है। बोथ ऑफ देम आर माइन, ये तो है ही नहीं, तो सही आ जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूसेज ऑफ एन इंटेंसिव प्रोनाउन। इसमें से कौन से सेंटेंस में इंटेंसिव प्रोनाउन यूज हुआ है।
I myself did not expect the result. The students themselves have prepared for the presentation. She herself had already made the decision. He himself as well as his colleagues was responsible for the project. इसमें आपको बताना है इंटेंसिव प्रोनाउन का सही यूज काय में हुआ है. I myself didn't expect the result. The students themselves had prepared for the presentation. She herself had already made the decision, or he himself as well as his colleagues was responsible for the project. इसमें सही आ जाएगा A फॉर आगरा. ये जो है इंटेंसिव प्रोनाउन का सही यूसेज. अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेंटेंस वेयर द अनकाउंटेबल नाउन इज यूज्ड करेक्टली. आपको ये चारों में से उस सेंटेंस के बारे में बताना है जहां पर अनकाउंटेबल नाउन का करेक्टली यूज किया गया है. 4 सेंटेंस है. ए, शी गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. बी, ही एंजॉयज कलेक्टिंग मेनी कॉइन्स. सी, देयर आर अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे. और डी, आई बॉट मेनी ब्रेड. अब देखिए यहां पर ये क्या बोल रहा है, अनकाउंटेबल नाउन का सही प्रयोग कहां पर हुआ है, करेक्ट यूज कहां पर हुआ है. शी गेव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये गलत हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही होता है. चाहे कितनी भी इंफॉर्मेशन हो, उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते. यही सिंगुलर ही प्लूरल है, इसमें इंफॉर्मेशन ही होता है. तो पहला सेंटेंस तो गलत हो गया क्योंकि इंफॉर्मेशन कोई शब्द ही नहीं होता है, ये काउंटेबल नाउन है ही नहीं. फिर ही एंजॉयज कलेक्टिंग मेनी कॉइन्स, ये ही एंजॉयज कलेक्टिंग मेनी कॉइन्स ये भी गलत हो गया क्योंकि मेनी कॉइन्स नहीं आएगा. अगर आपने कॉइन्स बोल दिया तो फिर मेनी लिखने की जरूरत नहीं. उसके बाद देयर वॉज अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे और आई बॉट मेनी ब्रेड, ये भी गलत हो गया. डी, आई ब्रॉट मेनी ब्रेड नहीं आएगा, आई ब्रॉट मेनी ब्रेड्स. ब्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रेड्स होता है, तो ये भी गलत हो गया. देयर वॉज अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे, ये सही है. देयर वॉज अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे. सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा. आंसर विल बी सी. देयर वॉज अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे, क्योंकि होमवर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है. होमवर्क कुछ नहीं होता है, होमवर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और इसीलिए इसके साथ सिंगुलर लगेगा. होमवर्क जो है वो कैसा है, अनकाउंटेबल है और इसीलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, वॉस लग जाएगा. तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा. देयर वॉज अ लॉट ऑफ होमवर्क टुडे, क्योंकि होमवर्क अनकाउंटेबल है इसलिए इसके साथ वॉज लगेगा. और होमवर्क्स नहीं होता, होमवर्क ही होता है. कितना भी होमवर्क है उसको होमवर्क ही बोलेंगे, होमवर्क्स नहीं बोलते. ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा आपका सी फॉर कैलकाटा. ठीक है, तो ये आज हमने कुछ नाउन और प्रोनाउन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का. तो आज के सेशन में हमने नाउन और प्रोनाउन इन दो टॉपिक से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश की. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एमसीक्यू का, तो आप इसको इसी तरह से अटेंड करते रहिएगा. आने वाले सेशंस में मैं और भी कई सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपके लिए लेके आऊंगा. अभी तो हमने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के इसमें किए हैं. आने वाले सेशन में इंग्लिश के अलग अलग टॉपिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम इन सेशंस के माध्यम से करेंगे. तो आप इसको लगातार अटेंड करते रहिए. अब इस आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, एंड करते हैं. अगले ऐसे ही किसी सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच.